प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 12th क्लास के मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा जारी, आरबीएसई बोर्ड द्वारा जारी ये मॉडल पेपर होगा। आज हम इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान का है, 3.25 घंटे में करेंगे, 80 मार्क्स का है। आज प्यारे विद्यार्थियों, आपकी सोच समझ सब कुछ बदलने वाली है और आपके मार्क्स हैं वो आपके बढ़ने वाले। प्यारे विद्यार्थियों, सवाल मुश्किल नहीं होते, सोचने का तरीका सही होना चाहिए। तो चलिए अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज का सेशन आपके राजनीति विज्ञान के मार्क्स ही नहीं, आपकी तैयारी की दिशा भी बदलने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में निर्देश होंगे और इन निर्देशों के अनुसार आपको कॉपी में लिखना है। सर्वप्रथम आपको रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखने हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। यूं नहीं कि अपने पेपर में लिख के छोड़ दे, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जिन प्रश्नों में उप प्रश्न यानी सब पार्ट होते हैं ना, उनके उत्तर आपको निरंतर ही लिखने हैं। कुछ बच्चे 1 का उत्तर यहाँ दे देंगे तो 5 का उत्तर यहाँ देंगे, या 10 का उत्तर पहले दे देंगे तो 5 का उत्तर बाद में देंगे। ऐसे नहीं करना प्यारे विद्यार्थियों। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। एग्जामिनर इन बातों से बहुत इम्प्रेस होता है, आपके लिखने के तरीके से भी बहुत इम्प्रेस होता है और बहुत से मार्क्स हैं आपके बढ़ जाते हैं। तो आज आपके मार्क्स हैं वो बहुत बढ़ने वाले। नेक्स्ट देखें निर्देश। यदि प्रश्न पत्र में हिंदी या अंग्रेजी संस्करण में कोई त्रुटि या अंतर्विरोध है तो हिंदी संस्करण का ही मान्य होगा। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न का क्रमांक है वो अवश्य लिखें। किस नंबर का प्रश्न आप कर रहे हैं वो लिखें। प्रश्न संख्या 14 से 20 में आंतरिक विकल्प होंगे, इंटरनल चॉइस होगी। वो आप अपने चॉइस के अनुसार जो आपको अच्छा प्रश्न आ रहा है वो कर दें। खंड ए को हम करने वाले हैं। फिर विद्यार्थियों तैयार हैं क्या आप? पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न देखें प्यारे विद्यार्थियों जल्दी। तो आज का वीडियो आपको वो ट्रिक भी बताएगी जो टॉपर हर मॉडल पेपर हल करते समय अपनाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम उन सब बातों की तैयारी करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? ऑप्शन उत्तर सहित में लेके आई हूँ। ऑप्शन में ध्यान नहीं देंगे हम। 4 ऑप्शन की जगह ध्यान भंग होता है। 1989 में यूरोपीय संघ, यूओ का नोबेल पुरस्कार है। यूरोपीय संघ पढ़ा होगा ना आपने। उसको नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 2012 में। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई किस देश की खुफिया एजेंसी? बताओ जल्दी। पाकिस्तान की। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुई आतंकी हमला हुआ, वो किस संगठन ने किया था, यानी कौन सा आतंकवादी संगठन था? वो था अल-कायदा। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्गर या ब्लू जींस की लोकप्रियता किस देश की जीवन शैली से संबंधित है? अमेरिका से। भारत में वैश्वीकरण के विरोध में किसकी भूमिका है? तो भारत में वैश्वीकरण का विरोध करने वाली जो संस्थाएं हैं ना, वो याद होनी चाहिए आपको। भारतीय सोशल फोरम है, वामपंथी भी हैं, औद्योगिक मजदूर संघ भी हैं। तो ये तीनों करते हैं, तो उपरोक्त तो सभी अपना आंसर हो जाएगा। 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत का पहला चुनाव किस राज्य में हुआ था? बताओ। मणिपुर में। कहाँ हुआ था? मणिपुर में। निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल अर्थशास्त्री कौन थे? दूसरी अर्थव्यवस्था के दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? या कहें कि अर्थशास्त्री कौन थे? पीसी मोहलनोबिस। ये किस मॉडल पे आधारित थी? पीसी मोहलनोबिस मॉडल पे आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किस क्षेत्र पे प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय क्या था? 1951 से 56। जोर किस पे दिया था? कृषि पे। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की शेखावाटी मिशन 100 की 2025 के सिलेबस के आपको पढ़नी है और 26 का सिलेबस अभी आने ही वाला है। जस्ट सबसे पहले अपने ही चैनल पे मिलेगा आपको और पूरा हल करवाऊंगी प्यारे विद्यार्थियों।
इससे पहले आप अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। जो ब्लूप्रिंट है वो डाली हुई है बोर्ड की तरफ से। अब तक भी आप नहीं पढ़ पाए तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। राजनीति विज्ञान के प्रति आपकी सोच और समझ बदलने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। और जिसने समझ के इसको लिख दिया उसे पूरे में से पूरे मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब तक भी आपने नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लें प्यारे विद्यार्थियों। और पूरी जो बुक है, दोनों बुक, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और 1 मार्क्स 1 लाइनर वाले, रिक्त स्थान वाले, लघुत्तरात्मक, दीर्घोत्तरीय, निबंधात्मक, पूरी एक ही बहुत कम पेज में समेट के समझा के डाली हुई है। वो भी मॉडल पेपर के नाम से ही है। प्यारे विद्यार्थियों, नहीं देखी तो आप देखें उसको, ताकि आपकी सोच है, समझ है और राजनीति विज्ञान के जो मार्क्स हैं वो आपके किस प्रकार से बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। किसका गठन किया? INA का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। याद हो गया ना आपको? 1956 में स्वेज नहर विवाद पर मिस्र पर किसने हमला किया था? स्वेज नहर है ना, कहाँ है स्वेज नहर? आप लिखना कमेंट बॉक्स में अगर आपको ध्यान हो तो। ब्रिटेन ने किया था। किस पे? मिस्र पे। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की थी? आपातकाल की घोषणा किस तिथि को हुई थी? 25 जून 1975 को। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्योंकि आपातकाल की घोषणा करने का संविधान में प्रावधान किसको दिया गया? राष्ट्रपति को। और तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान 1975 में लोक संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट प्रश्न देखें प्यारे विद्यार्थियों। दिसंबर 1961 से पहले गोवा केंद्र शासित प्रदेश किस देश के अधीन था? पुर्तगाल के अधीन। किसके अधीन था? पुर्तगाल के। कब आजाद कराया इसको, स्वतंत्र करवाया? 1961 में। किसको? गोवा को। नेक्स्ट प्रश्न हल करें प्यारे विद्यार्थियों। आया राम गया राम का जो उल्लेखित वाक्य है, आपने जुमला पढ़ा होगा, आया राम गया राम, इसमें कौन जो विधायक हैं गयालाल, वो किस राज्य से इनका संबंध था? हरियाणा से। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपको ध्यान है? 1967 के चुनाव में एक विधायक होते हैं जो कि गयालाल राम नाम से, हरियाणा के। और ये एक ही दिन में कई पार्टियां बदल लेते हैं, इसलिए इनको दल बदल की श्रेणी में शामिल किया जाता है, आया राम गया राम के कॉन्सेप्ट को। और ये किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। असम समझौता किस वर्ष भारत सरकार और असम स्टूडेंट जो यूनियन थी आसू, उसके नेताओं के बीच हुआ? 1985 में। असम समझौता याद हो गया ना? किस लिए था असम समझौता? पर अप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए। 1988 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का नेतृत्व किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। 1990 में मंडल आयोग ने सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों ओबीसी के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत की सिफारिश की थी? 27%। मंडल आयोग ने। मंडल आयोग का संबंध किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी वर्ग से। आरक्षण कितना? 27%। प्यारे विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान है वो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। जिसने समझ कर लिख दिया, जिसने ध्यानपूर्वक इसको पढ़ के समझ के लिख दिया, वो बच्चे टॉपर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1991 में। दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में 3 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सोवियत संघ के अंत की घोषणा कर दी थी? वो कौन था? रूस के नेतृत्व में। और वो कौन से देश शामिल थे? रूस, बेलारूस और यूक्रेन। यूक्रेन और रूस के बीच तनाव चल रहा है ना, तो ये तो आपको याद ही रह जाएगा, एक बेलारूस कर लो। 1998 में पाकिस्तान ने किस पहाड़ी पर, तो ये चिंगाई जो पहाड़ी थी उस पे परमाणु परीक्षण हुआ था 1998 में। भारत ने भी किया था ना दूसरा परमाणु परीक्षण उस समय। संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान।
विश्व सामाजिक मंच की पहली बैठक 2001 में कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ब्राजील में। केरल में विकास और योजना के लिए एक मॉडल अपनाया गया है जिसका नाम क्या है? केरल मॉडल। किसके लिए अपनाया है? अपने राज्य के विकास, योजनाबद्ध विकास के लिए एक मॉडल अपनाया जिसका नाम है केरल मॉडल, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो ये फेमस है केरल मॉडल। 1974 की रेलवे कर्मचारियों के लिए विश्वव्यापी हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। 1967 में आसियान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना। आसियान का पूरा नाम याद है क्या आपको? याद है तो लिखें जल्दी। कौन से देश हैं ये? एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित और पूर्व में स्थित देश। कौन से हैं ये? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वो देश हैं। 10 देशों का ग्रुप है। स्थापना कब हुई? 1967 में। यूरोपीय संघ ईयू के झंडे में 12 सितारे हैं। ये क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं कि इनकी पूर्णता को और इनकी एकता को। भारत के किस पड़ोसी देश के साथ है 2014 में लुक ईस्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति के रूप में जाना जाता है? तो ये देश हैं दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। साफ्टा का पूरा नाम क्या है? साफ्टा का पूरा नाम साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। एफ से मतलब है फ्री, टी से मतलब है ट्रेड, ए से मतलब है एरिया। तो दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसमें पूर्व शामिल नहीं है। ये सार्क का एक हिस्सा है जो कि फ्री ट्रेड के लिए काम करता है। सार्क जानते हो ना आप? दक्षिण भारत के पड़ोसी देशों का एक समूह है। कितने देश हैं उसमें? उसमें 8 है। आसियान में 10 थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कब प्रवेश किया? 1945 में। पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव के माध्यम से किस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? केरल में बनी थी सबसे पहले। देश आजाद हुआ, चुनाव हुए 1952 में, तो सबसे पहले 1957 में केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किसकी? सीपीआई की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम मतदाता सूची में महिलाओं के नाम किस प्रकार दर्ज किए गए थे? तो फला की पत्नी, फला की पुत्री के रूप में। महिलाओं के खुद के नाम नहीं थे उसमें, ध्यान है ना आपको? फला की पत्नी, फला की पुत्री के नाम से नाम जो लिस्ट बनाई गई थी चुनाव आयोग, पहले चुनाव आयुक्त कौन? सुकुमार सेन। और चुनाव आयोग बना 1950 में। और चुनाव आयोग को 2 वर्ष लग गए थे चुनाव कराने में। क्यों? यही समस्या थी। भारत में उस समय सिर्फ 15% लोग थे वो साक्षर थे। तो इन लोगों को समझाना, इन लोगों की लिस्ट बनाना, निर्वाचन आयोग जब लिस्ट बना रहा था तो फला की पत्नी और फला की पुत्री के नाम से नाम थे वो दर्ज किए जा रहे थे। महिलाओं के अपने खुद की कोई पहचान नहीं थी, खुद के कोई नाम नहीं थे। भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर कौन सी नई संस्था बनाई थी? नीति आयोग, 2015 में। 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का, नियोजित का मतलब क्या होता है? प्लानिंग से, योजनाबद्ध तरीके से अर्थव्यवस्था चलाने का संयुक्त प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान के नाम से। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मुफ्ती महबूबा मुफ्ती। मुस्लिम महिलाओं के तलाक संबंधी अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। आपको ध्यान है ना, आपने पढ़ा होगा शाहबानो केस 1986 में आया था। एक मुस्लिम महिला जिसके 5-6 बच्चे होते हैं और उसका पति है उसको तलाक दे देता है, तो ये संसद में गूंजा था। उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और उस समय ये विधेयक पारित किया गया था कि मुस्लिम महिलाओं को भी तलाक संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। भी उनके 5-6 बच्चे हैं तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसके पति की होनी चाहिए। इस प्रकार से कानून आया था। 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी। आप सीटें बताना कितनी लेके आई थी कांग्रेस उस समय? और ये पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इसने विपक्ष में बैठने का, यानी खुद सरकार नहीं बनाने की बजाय विपक्ष में बैठना मंजूर किया था, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी
और राजीव गांधी 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो आपको पता है ना 415 सीटों से जीते थे, सबसे बड़ा बहुमत है इतिहास का। और बाद में 1989 में 5 साल बाद 191 सीटों पे कांग्रेस आ गई थी। तो इतनी कम सीटों में यानी गठबंधन बनाकर प्रधानमंत्री बनना राजीव गांधी ने स्वीकार नहीं किया, विपक्ष में बैठना ज्यादा सही समझा। इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल किसे कहा जाता है, ये बताएं। 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता, आपको ध्यान है ना। और उससे जो राज्य अलग होते हैं, जो देश अलग होते हैं, 15 गणराज्य, उन देशों में एक आर्थिक मॉडल अपनाया गया था जो आघात पहुंचाकर उपचार करना, शोक थेरेपी जिसको कहते हैं। उसके तहत, उस आर्थिक मॉडल के तहत बड़ी बड़ी सार्वजनिक जो कंपनियां थी उनको औने पौने दामों में बेच दिया गया और जो मूल्यवान संपत्तियां थी उनको बहुत कम पैसों में बेच दिया। इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का विश्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जलवायु असंतुलित हो जाता है, जैसे ग्लेशियर हैं वो पिघलने लगते हैं, समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ जाता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, अत्यधिक गर्मी, सूखा पड़ता है, भारी वर्षा, कहीं भारी वर्षा हो जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ती है, चक्रवात जैसी घटनाएं भी होती। भारत भूटान संबंधों पर टिप्पणी लिखी, तो भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं, घनिष्ठ मित्रता वाले हैं और रणनीतिक संबंध है। भारत भूटान को आर्थिक सहायता, जल विद्युत जैसी परियोजनाओं में सहायता, शिक्षा और व्यापार में सहायता करता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है। भारत ही प्रदान करता है, सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी भारत की है भूटान में। दोनों देश आपसी विश्वास के आधार पर सीमा सुरक्षा और विकास संबंधी कार्यों को करते हैं। समझ में आ गया ना, भारत भूटान के संबंध। भारत का पड़ोसी देश है भूटान, और प्रेजेंट में सबसे अच्छे संबंध अगर पड़ोसियों में किसी से हैं तो भारत के भूटान से ही है। वर्तमान में तो सबसे तनाव चल रहा है, सीमा संबंधी, कोई और नदी जल संबंधी, कहीं न कहीं कोई विवाद जरूर चल रहा है। वैश्विक संपदा यानी विश्व की संपदा, किसी एक व्यक्ति की, किसी एक देश की नहीं, विश्व की संपदा है, विश्व के साधन है वो, मानवता के साझी धरोहर है। उदाहरण दीजिए वे संसाधन जिन्हें पूरी मानवता की साझी संपत्ति माना जाता है, यानी किसी एक के अधिकार में नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्र हो, कोई देश हो, जिनका संरक्षण करना यानी उनको बचा के रखना भी सबकी जिम्मेदारी है, उन्हें मानवता के साझी धरोहर कहते हैं। जैसे समुद्र का गहरा तल हो गया, अंटार्कटिका हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ये क्या है, वैश्विक संपदा में आते हैं। जैव विविधता और पर्यावरण हो गया। नेक्स्ट बी है अपना सेक्शन, और बी सेक्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी की विचारधारा लिखिए। कौन सी पार्टी बनाई थी इन्होंने, जनसंघ बनाई थी, भारतीय जनसंघ। और जो वर्तमान में भारतीय जनसंघ से ही निकली है भारतीय जनता पार्टी। इसकी विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अखंड भारत, एक राष्ट्र एक निशान एक विधान की नीति का समर्थन किया। अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग भी इनकी थी कश्मीर में। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव विशेष चर्चा का विषय क्यों रहा। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव होते और कांग्रेस पार्टी के जो आंतरिक संकट थे, विभाजन था, उसके कारण ये बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने पार्टी के जो आधिकारिक उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, इनको सपोर्ट नहीं करके वीवी गिरी को समर्थन दे दिया। और वीवी गिरी को अन्य सदस्यों भी इससे भी अपील की कि आत्मा की आवाज के नाम पे इनको वोट दे। वीवी गिरी जीत भी जाते हैं, देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और उसी समय कांग्रेस की तरफ से जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए बहुत चर्चा में रहे राष्ट्रपति चुनाव। इससे कांग्रेस संगठन और सरकार दो भागों में बट गई थी। यह घटना भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेके आती है। जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में दिया गया था, बताओ जल्दी। कब दिया गया था, जब भारत में 1965 में युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो खाद्यान्न संकट था। उस समय बड़ा खाद्यान्न संकट था। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या के पास खाने के लिए अनाज नहीं थे। तो उस समय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश के जवान सीमा पे लड़ रहे थे, तो किसान है वो खेत में लड़ रहा था, फसलें नहीं हो रही थी, बारिश समय पे नहीं हो रहा था, खाद्यान्न का संकट था। तो जवान और किसान दोनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये नारा दिया गया था।
इसलिए ये नारा बहुत चर्चा में, जय जवान जय किसान। 1974 का बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया? 1974 में बिहार से ही आंदोलन शुरू होते हैं, उसके बाद ही आपातकाल लगता है, आपको ध्यान है ना। 1975 में 25 जून ऊपर बात करके आए हम। 1974 में बिहार से शुरू होते हैं आंदोलन। छात्रों ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और सरकारी कुप्रशासन के विरोध आंदोलन शुरू कर दिया था। यह आंदोलन बाद में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक बड़े जन आंदोलन में बदल गए, जिसे जेपी आंदोलन भी कहा जाता है। छात्रों की मुख्य मांगे थी राजनीतिक सुधार किया जाए, स्वच्छ शासन, राजीव लाल डेंगा समझौता के 2 शर्तें लिखनी जो 1986 में हुआ था। मिजो क्षेत्र यानी मिजोरम पूर्ण राज्य का दर्जा देकर मिजोरम बनाया जाए, जिसे मिजो की जनता की राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी हो सके। दूसरी शर्त क्या थी इनकी? मिजो जो नेशनल फ्रंट है, MNF, उग्रवादी हथियार छोड़कर मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होंगे और शांति व्यवस्था स्थापित होगी। तो मिजोरम में उस समय राजीव गांधी के साथ जो समझौता हुआ 1986 में, वह आज भी कायम है। और मिजोरम एक शांत क्षेत्र है, मिजोरम एक शांत राज्य है। उस समय जो उग्रवादी थे मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से, इन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले लिया। भारतीय राजनीति में गठबंधन युग कब और क्यों प्रारंभ हुआ? गठबंधन का दौर 1989 के आम चुनाव से प्रारंभ होता है। आपको ध्यान ऊपर पढ़ के आए हम। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, सिर्फ 191 सीटें मिली, तो कांग्रेस ने विपक्ष में बैठना शुरू किया, वो मंजूर किया, कहने का मतलब। तो अब मिली जुली सरकार बनाएगी, उसको कहते हैं गठबंधन। गांठ लगाकर 2-4 को शामिल करके फिर सरकार चलाते हैं, तो उसको कहते हैं गठबंधन वाली सरकार। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पे बहुमत खो देना शुरू होने का कारण क्या था? अब क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्षेत्रीय पार्टियां उभर कर आई और राजनीति का क्षेत्रीकरण हुआ। किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलना, इन परिस्थितियों में भिन्न दलों को मिलकर साझा सरकार बनानी पड़ी। सेक्शन सी में इस प्रकार के प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने। यूरोपीय संघ का गठन और उसकी उपलब्धि बताओ, कितना आप कर पा रहे हो? ये देखो कि कितना कर पा रहे हो आप। यूरोपीय संघ की स्थापना राजनीति विज्ञान रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, समझने वाला सब्जेक्ट है। अभी हम बात करेंगे कि टॉपर आखिर किस प्रकार से अपनी कॉपी को लिखते हैं और शानदार तरीके से लिखते हैं, ताकि वो अपने, बहुत से बच्चों को याद होता है लेकिन वो लिखने की उनका जो तरीका है वो सही नहीं होने के कारण मार्क्स में पिछड़ जाते हैं। यूरोप में आर्थिक सहयोग और स्थायी शांति स्थापित करने का उद्देश्य था इसका। 1957 में एक रोम संधि से यूरोपीय समुदाय का गठन होता है। 1992 में मैस्ट्रिच संधि द्वारा यूरोपीय संघ का गठन होता है। और इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या है? सदस्य देशों में मुक्त व्यापार और एकल बाजार की स्थापना की गई। कई देशों में एक समान मुद्रा भी है। मुद्रा का नाम क्या है? यूरो है। यूरो मुद्रा का चलन है। नागरिकों के लिए मुक्त आवागमन, शिक्षा और रोजगार के भी अवसर है। यूरोप में दीर्घकालीन शांति और आर्थिक स्थिरता भी है। और ये प्रश्न है वो अथवा में है। भारत चीन संबंधों पे टिप्पणी लिखिए। भारत चीन संबंधों पे कैसे लिखेंगे आप? भारत और चीन एशिया की 2 बड़ी शक्तियां हैं, है ना, जिनके संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा वाले हैं। ये कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं तो कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी करते हैं, कंपटीशन भी है इनमें, विरोध भी है। 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों में विश्वास की कमी रही है, परंतु व्यापार, सीमा वार्ता और सांस्कृतिक आदान प्रदान जारी भी रहा। साथ साथ हाल के वर्षों में लद्दाख सीमा पे तनाव बढ़ा, जिससे संबंध प्रभावित हो गए थे बीच में एक बार। फिर भी दोनों देश कूटनीतिक वार्ता और आर्थिक सहयोग बनाए रखने में सक्षम है। पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत क्या प्रयास कर रहा है? बताएं जल्दी। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने वैश्विक व्यापार जो पर्यावरण सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक पर्यावरण को बचाने में भारत ने पेरिस समझौते में सक्रिय भाग लेकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया, ISA जिसका नाम है, और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया। नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र के अनेक मंचों पर सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। ये भारत का योगदान है, प्रयास है। पॉइंट याद हो गए ना? संसाधनों की भू राजनीति क्या है, इसको भी याद कर लें। संसाधन क्या होते हैं? वो साधन जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। भू राजनीति क्या? भू मतलब
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसके लिए भारत किस प्रकार से कार्य कर रहा है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभावों पे चर्चा लिखनी है आपको। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है, वैश्वीकरण के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सब प्रभाव होते हैं ना। यहाँ सिर्फ राजनीतिक प्रभाव पूछे गए तो बताएं जल्दी। वैश्वीकरण ने भारतीय तथा विश्व राजनीति को गहरा प्रभाव डाला है। जैसे राष्ट्रीय संप्रभुता पर प्रभाव डाला है। वैश्विक संस्था है ना विश्व स्तर की, जैसे WTO, IMF और विश्व बैंक। WTO क्या है, व्यापार को कंट्रोल करने वाला। IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है, वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले। तो बढ़ते इनका प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और ये विकासशील देशों की जो नीतिगत स्वतंत्रता है उसको प्रभावित करते हैं। तो भारत भी क्या है, विकासशील देश है। लोकतांत्रिक दबावों में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण ने मानवाधिकार, पारदर्शिता और कुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया है। क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी, देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग भी बढ़ा है। जैसे आसियान बना है, EU बना है, ब्रिक्स बना है। पहचान की राजनीति भी बढ़ी है। वैश्विक संस्कृति के फैलाव से स्थानीय पहचान और क्षेत्रीय जो राजनीति है उसको एक नई दिशा भी मिली है। इस प्रकार वैश्वीकरण ने राजनीति को अधिक पारस्परिक निर्भर, परस्पर निर्भर और प्रतिस्पर्धी और बहुस्तरीय बना दिया है। अथवा में प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण के विरोध किन आधारों पर किया जा रहा है, विरोध का आधार क्या है भारत में। तो आर्थिक आधार क्या है कि इनका कहना है कि आर्थिक असमानता बढ़ती है इससे। सांस्कृतिक आधार क्या है, सांस्कृतिक आधार के प्रति इनका तर्क है कि पश्चिमी जो संस्कृति है, अमेरिकी जो संस्कृति है, वो अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रही है। श्रमिक हितों पे भी असर, निजीकरण और विदेशी कंपनियों के आ जाने से जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके हित हैं वो प्रभावित होते हैं, यानी वो कंपनियां मजदूरों का शोषण करती हैं। आर्थिक निर्भरता, विदेशी पूंजी और कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता के लिए भी चुनौती मानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तर्क दिए जाते हैं। भारत विदेश नीति में गुट निरपेक्षता का महत्व और वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता बतानी। गुट निरपेक्षता क्या है, सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति। भारत की सैनिक गुटों से दूर रहकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं गुट निरपेक्षता। और इसमें कौन कौन नेता शामिल थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के और यूगोस्लाविया के। भारत ने शीत युद्ध के समय किसी महाशक्ति खेमे में, दो महाशक्तियां थी उस समय, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में, तो किसी भी महाशक्ति के नेतृत्व में शामिल नहीं हुए और अपना स्वतंत्र निर्णय और क्षमता बनाए रखी। इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। विकासशील देशों में नेतृत्व स्थापित किया और उन्हें एक स्वतंत्र आवाज दी। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और संवाद आधारित नीति को बढ़ावा दिया। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब होता है हम किसी से लालचवंश ना जुड़े, शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिलजुल के रहें और संवाद यानी बातचीत के आधार पर अपनी जो विदेश नीति है उसको वो हमेशा बढ़ाते रहे। वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, ये तो उस समय की बात है जब देश आजाद हुआ। वर्तमान में प्रासंगिकता बताना है, क्योंकि वर्तमान में एक ध्रुव तो खत्म हो गया, उस समय तो दो थे, अमेरिका और सोवियत संघ। अब बहुध्रुवीय विश्व बनाने के लिए इसकी प्रासंगिकता और भी ज्यादा है। अमेरिका, रूस, यूरोप, एशियाई देशों के साथ संतुलन स्थापित करने में भी ये सहायक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, सामरिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायक है। इस प्रकार गुट निरपेक्षता आज भी भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अथवा में दक्षिण एशिया में शांति और सहयोग के संदर्भ में भारत पाक संबंधों का महत्व। भारत और पाकिस्तान के संबंध तो आपको पता ही है किस प्रकार के, तो इसको तो आप याद कर लें अच्छे से। भारत की सुरक्षा रणनीतियां, निबंधात्मक प्रश्न 4 मार्क्स का। भारत की सुरक्षा रणनीतियां बहुआयामी और देश की सीमा, जनता तथा उनकी हितों की रक्षा के लिए बनाई गई। सीमा सुरक्षा बल BSF है, ITBP है, नौसेना है, थल सेना है, जल सेना है, वायुसेना है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद, हिंसा और सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए भी खुफिया मजबूत तंत्र है हमारे पास। CRPF जैसे पुलिस बल है। परमाणु नीति में भारत प्रथम प्रयोग न करने की नीति रखता है, यानी हम प्रथम पहले किसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम बख्शेंगे भी नहीं।
इस प्रकार की हमारी परमाणु नीति है। शांतिपूर्ण तरीके में विकास में यूज करेंगे। परमाणु परीक्षण परमाणु जो भी हमारे पास ऊर्जा है उसका सामरिक साझेदारी अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान तथा अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग को बढ़ाया भारत ने। समुद्री सुरक्षा में हिंद महासागर क्षेत्र में और नौसेना की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, विशेषकर चीन की गतिविधियों के संदर्भ में चीन को रोकने के लिए। इन सभी तत्वों के माध्यम से भारत सुरक्षा की एक व्यापक रणनीति अपनाता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए खतरे कौन कौन से वर्तमान संदर्भ में बताना है तो ये तो आपको पता ही है। साइबर हमले तो हैं ही, वैश्विक आतंकवाद भी है और महामारी के खतरे भी हैं, जैसे कोविड जैसी महामारी अभी पीछे गई ही है। जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, बाढ़, सूखा, समुद्री स्तर बढ़ रहा है, पर्यावरण संकट बढ़ रहे हैं, ऊर्जा और खाद्यान्न संकट बढ़ रहा है और तनाव और भी विश्व के देशों में बढ़ रहा है। सामरिक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। तो ये वर्तमान के पारंपरिक युद्ध से अधिक व्यापक और जटिल खतरे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में नए राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? बताओ जल्दी। भाषाई आधार पर किया गया। और क्या गठित किया गया था? राज्य पुनर्गठन विधेयक, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, यानी आयोग बनाया गया और इसको 1956 में लागू कर दिया। और इसके आधार पर राज्यों का गठन आंध्र प्रदेश हुआ, भाषा के आधार पर पहला राज्य, फिर महाराष्ट्र, गुजरात हुआ, फिर सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर नागालैंड बना, मिजोरम बना, मेघालय बना और फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए भी बने कुछ राज्य, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बना। आर्थिक और विकास के आधार पर भी कुछ राज्य बने। अथवा में प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय कैसे किया गया? उदाहरण द्वारा बताना है। तो 1947 में भारत में लगभग 565 रियासत थी। 3 जो मुख्य रियासतें थी उन्होंने विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं किया था। विलय पत्र क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसिएशन। अधिकांश रियासतों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। इनमें हैदराबाद शामिल नहीं हो पाया। हैदराबाद को बाद में ऑपरेशन पोलो यानी भारतीय सेना के द्वारा सैन्य और कूटनीतिक प्रयास से शामिल किया गया। जूनागढ़ को जन आंदोलन और जनमत संग्रह द्वारा शामिल कर लिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। तो इनके महत्वपूर्ण प्रयासों से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा गया। विश्व के मानचित्र में आपको भरना इंडिया, ब्राजील, ब्रिटेन, बांग्लादेश, आप ये भर सकते हैं, या आप विश्व के मानचित्र में जैसे रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या नॉर्वे है, या जर्मनी है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा प्यारे विद्यार्थी वो हमारा होगा विश्व के मानचित्र पर। और वैसे विश्व का मानचित्र कराया भी हुआ है, लेकिन इसके अनुसार आपके 12th बोर्ड के अनुसार विश्व का मानचित्र करवाया जाएगा। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें और जुड़ जाएं। जो आपको बताया है प्लेलिस्ट बनी हुई है, शेखावाटी मिशन 100 और शेखावाटी मिशन 100 हम क्यों पढ़ें ये बताया हुआ। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और उस पर देखें शेखावाटी मिशन 100 है, उसका रिजल्ट क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों 98% और कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें 99% है वो शेखावाटी मिशन से हूबहू प्रश्न आते हैं। तो शेखावाटी मिशन 100 वो इम्पोर्टेंट प्रश्नों की PDF है जो विद आंसर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक्स।